सत श्री अकाल। भारत माता की जय। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारे सर ने बताया कि मैं यारी इंडिया का अध्यक्ष हूं और अभी आपके बीच में यारी इंटरनेशनल अमेरिका से डॉक्टर जसवीर लोहान जी आपसे रूबरू होंगे। हमने आज से 18-19 साल पहले एक एनजीओ का गठन किया अमेरिका में, यारी इंटरनेशनल, और वो भारत से गए हुए बच्चे, चाहे वो भारत के किसी भी कोने से गए हों, उन बच्चों की सेवा करना, अगर वो बीमार हो जाए उनको चेक करवाना, ये सारा काम यारी इंटरनेशनल करती है। और यारी इंटरनेशनल के साथ मिलकर यारी इंडिया काम करती है। हमारे इंडिया के कहीं भी जहां तक भी हमारी पहुंच हो सकती है, पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, कोई भी गरीब फैमिली से कोई परिवार जिसके माँ बाप नहीं है, अगर वो बीमार हो जाए तो फिर मैं भी उनकी सेवा कर लेता हूं। लेकिन इसके साथ साथ हम दोनों भाइयों ने अमेरिका में बैठ के फैसला लिया कि हमारे भारत के बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो और हम उसमें कैसे सहभागी हो सकते हैं। जो बच्चा +1 और 2 के हैं और जिन बच्चों ने विदेश में जाकर के अपनी पढ़ाई करनी है, उसमें भी हमने बहुत सारा काम किया है। और आज ये जो सेमिनार है, आपसे अमेरिका से डॉक्टर जसवीर लोहान जी रूबरू हो गया है। मैं थोड़ा सा ब्रेक में बताऊंगा, बाकी तो सारी चीजें अमेरिका से बताएंगे आपको कि जिन बच्चों को अमेरिका में जाके पढ़ना है, वो बच्चे अपना +2 के बाद IELTS की शिक्षा को जरूर ग्रहण करें। बहुत से बच्चे ज्यादा मेहनत ना करके IELTS की जगह PT करना जरूरी समझते हैं, आसान रास्ता पकड़ना। जबकि हमने अमेरिका में रह करके आसान रास्ता नहीं, मुश्किल रास्ता पकड़ने के लिए ये सीखा है। वहां के बहुत से लेखक, ब्रायन ट्रेसी, आप मोबाइल बहुत देखते हो, और मोबाइल जब देखते हो तो एक बार सर्च मार लेना कि ब्रायन ट्रेसी, उनका कहना है कि आप मुश्किल काम को पहले हाथ लगाएं, आसान काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, बहुत से हमारे देश के अंदर माँ बाप एक ही बात करते हैं कि आप खूब पढ़ना, ये हर घर में सामान्य, हमारे माँ बाप हर रोज के, हम किसान परिवार के हैं, हर घर में एक ही चर्चा रहती है कि आप पढ़ के आपने नौकरी करनी। हर घर में है ना ये बात कि नौकरी करनी। लेकिन ब्रायन ट्रेसी या जैसे रतन टाटा जी अभी हमारे बीच में नहीं रहे, ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने एक बात कही है कि जब तक पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी होगी तो नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं पैदा होंगे। लेकिन हमने मालिक बनना है, और मालिक बनने के लिए हमने नौकरी नहीं, पढ़ाई का मतलब है व्यापार भी, बड़ी सी कंपनी का मालिक बनना। 2 तरह के समाज के अंदर दिमाग, एक दिमाग यानी कि माँ बाप ये कहता है कि खूब पढ़ और बड़ी सी कंपनी में आपने नौकरी करनी, और एक माँ बाप थोड़ा सा अलग ढंग की सोच के कहता है कि खूब पढ़ लेकिन तुम्हें मालिक बनना है, इस कंपनी का मालिक बनना है, और आपके नीचे आपने लोगों को नौकरी देना है। तो इसलिए सोचना हमने ही है, दिमाग वही है सबका, लेकिन कुछ बच्चों की सोच सिर्फ यही है कि मैं एक बार नौकरी लग जाऊं। अपने देश में, हरियाणा के पंजाब में चारों तरफ तो हम देखते हैं एक ही बात है। देखिए आपके सामने डॉक्टर जसवीर लोहान जी भी लाइव आ गए हैं अमेरिका से। तो ये
में जाओगे, घूमोगे, फिरोगे तो बहुत सा दिमाग आपका बड़ा होगा। तो इसलिए हमने एक ही बात सोचनी है कि मुझे नौकरी नहीं, मुझे मालिक बनना है। मैं इसीलिए पढ़ूंगा, मैं इसीलिए पढ़ूंगी। लेकिन हमारे यहां बहुत से इंस्टीट्यूट में लिखा होता है कि 100% प्लेसमेंट है, आप यहां हमारे यहां से कोचिंग दे दीजिए। और जब इन इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक ही बात लिखी जाती कि हाँ आप हमारे इंस्टीट्यूट से अगर आप लेंगे तो आपको 100% प्लेसमेंट है, तो हमारा दिमाग इन लोगों ने इस तरीके से बढ़ा दिया कि सिर्फ नौकरी ही करनी है, और हमारे माँ बाप का भी दिमाग वहीं तक काम करता है। तो इसलिए सभी बच्चों ने आज से एक बात सोचनी है कि मुझे मालिक बनना है, और हमारे नीचे हमने लोगों को नौकरी देनी। और ये जो सोचोगे तो बहुत से बच्चे जो आपके बीच में आज बैठे हैं वो बहुत बड़े बड़े, आप देश का भविष्य है। इस देश का निर्माण हमारे युवाओं से है, और आप हमारे देश का युवा हो, निर्माणदाता है। आपके माध्यम से ही इस देश की कड़ी जुड़ी है, क्योंकि जिस देश का नौजवान अलग ढंग की सोच रखता है वही तो आगे बढ़ता है। दो तरह की बात सोचते हम। हमारे देश में कहते हैं कि बेरोजगारी इसलिए ज्यादा है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन यही बात चाइना के लोग कहते हैं हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है तो हाथ ज्यादा है, और हाथ ज्यादा है तो काम भी उन्होंने स्किल हर घर में डेवलप कर ली। जो चीज यहां हम कोई बिजली का ही एक उदाहरण ले लीजिए, कोई लड़ी दीपावली पर जैसे लगाते हो, अपने देश से बनाएंगे तो हो सकता है महंगी हो, लेकिन वही लड़ी अगर चाइना से आए तो वो सस्ती मिलती। उसका मतलब उन्होंने ऐसा स्किल डेवलप कर दिया हर घर में, तो ऐसा स्किल हर घर में, हर हाथ में हो, और हर घर में काम हो। एक घर में 5 आदमी हम अगर हैं तो हमारे पिताजी एक ही बात कहते हैं कि तू चिंता न कर, मैं कमा के दे दूंगा, तू सिर्फ अपना पढ़ाई कर ले। लेकिन अमेरिका में वही चीज, जैसे ही 18 साल की एज हुई तो माँ बाप कहता है कि बाहर निकल और जाके अब अपना कमाई कर, और अपनी पढ़ाई का खर्चा भी खुद उठा, और बाहर रह, और अपना किराए का घर रहे, जो मर्जी कर, अपना खर्चा खुद ले। लेकिन अपने यहाँ हम सब ने अपनी सोच को थोड़ी बड़ी करके आगे निकलना है, और बाकी तो सारी चीजें अभी अमेरिका से आपको सारी चीज बताएंगे। तो आपने आगे निकलना, और हम आपके कैसे काम आ सकते हैं, और समय समय पर हम आपके बीच में आते भी रहेंगे। आज मुझे लग रहा है कि अमेरिका से शायद आप 2-3 हैं, तो आपको सारी चीजें ये बताएंगे। बेटा आप काफी लंबे टाइम से बैठे हो, बात तो मेरे मन में बहुत थी। आज से एक ही चीज अपनी गांठ बांध ले कि पढ़ाई का मकसद केवल मात्र नौकरी नहीं है। अगर ऐसा ही सिर्फ सोचते रहे तो ये राजनीतिक लोग हमारे दिमाग का इस्तेमाल करके, और हर इलेक्शन में एक ही मुद्दा होता है इनका कि मैं हर घर में रोजगार दूंगा, जबकि हर घर में रोजगार ये नहीं दे सकते। झूठ, और झूठ की बुनियाद जहां शुरुआत हो जाती है, और जिन पॉलिटिशियनों से शुरुआत होते हैं, इसका मतलब हमारे देश का नुकसान ये लोग करें। अब हमने सिर्फ एक ही चीज सोचना है कि शिक्षा का मतलब अपने दिमाग का डेवलपमेंट, और रोजगार अपने हाथ में लेना, और मालिक बनना। लोग बढ़ोगे, निश्चित तौर से बड़े बढ़ोगे। तो मैं आपके बीच में, डॉक्टर जसबीर लोहार जी के बीच में ज्यादा बात ना करते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज से एक ही लेसन आपके मन में होना चाहिए कि मुझे बड़ा बनना और मालिक बनना है। नौकरी के पीछे ना जा करके आप सबने मालिक बनना है। आपने मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे बीच में डॉक्टर जसबीर लोहान अमेरिका से लाइव जुड़ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें।
डॉक्टर साहब वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी आपके सामने मैं उनको कुछ लफ्जों में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब पेशे से एक मनोवैज्ञानिक हैं। आप समझते हैं मनोवैज्ञानिक का काम क्या होता है। वो एक डॉक्टर हैं, अमेरिका में बहुत लंबे समय से वहां सेटल हैं और बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल पर एनजीओ में काम करते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे देशों में। और बहुत 400 से ज्यादा बच्चों को वो अमेरिका सेटल कर चुके हैं। ना केवल सेटल कर चुके हैं, उनको वहां रहते हुए सपोर्ट भी कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। उनकी जो एनजीओ है यारी इंटरनेशनल, जिसके वो प्रेसिडेंट हैं, उसके वॉलंटियर वो खुद भी उन बच्चों को सपोर्ट करते हैं। वो अमेरिका में चाहे कहीं पर रह रहे हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं बेटा आपको कोई सपोर्ट की कोई मदद की जरूरत हो तो बताएं। इसके अलावा वो आप जैसे स्कूल में जो स्टूडेंट होते हैं उनकी कैरियर एज ए कैरियर काउंसलर बहुत जो है ना स्पेशलाइजेशन है उनका, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि 12वीं के बाद जो है ना आगे बच्चा किस फील्ड में जाए, क्या काम करे। और बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट उनका ये मेन काम है कि 9 से 12 क्लास तक जो एक एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनके सामने क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मेरे ख्याल से काफी बात उनको भी टच करेगी, उनके भी काम की बात है ये। डॉक्टर साहब अभी काफी एक्सप्लेन से आपको वो चीजें सारी शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। आवाज जा रही है? हाँ जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब ओवर टू डॉक्टर जसबीर लोहान। थैंक यू सर, वेलकम सर। हाँ जी, थैंक यू रविंदर जी। Can you hear me properly? Please, can you make sure I am being heard properly? मेरी आवाज? Can you hear me, guys? Yes, sir. Awesome. I like this energy. Thank you and good morning. Good morning, sir. Perfect. So, रविंद्र जी, कैन यू प्लीज असिस्ट कि मैं हिंदी में बोलूं कि अंग्रेजी में बोलूं? सर आप मिक्स बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ना चाहेंगे या हिंदी में? सर हिंदी में ही बोल दें क्योंकि पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं साथ में, बच्चे तो समझ सकते हैं कि पेरेंट्स की प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है जी, ठीक है। तो ठीक है, नमस्ते सभी को मेरे, और पेरेंट्स को भी मेरी सभी को नमस्ते। हाँ जी, आवाज आ रही है? ओके। जो कमेटी है, जो ऑर्गेनाइजेशनल आपका ये ग्रुप है, आप मैं मिस्टर उत्तम राठी जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जो स्कूल के वाइस प्रिंसिपल है मिस्टर पंकज कौर जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पूरी टीम का रविंद्र मलिक जी, भाई साहब आपका जो हमारे डीपीएस स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर है और कोऑर्डिनेटर भी है हमारे गोहाना में गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विसेज के। सो आप एक So my voice is getting, so I will just make it quite time. So आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है कि आप लोगों ने ये जो आज एक सेमिनार के तौर पे ये प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि असल में अमेरिका के अंदर रहते रहते तो यहाँ पे कई सालों से अमेरिकन के लिए काम कर रहे हैं, बहुत टाइम से। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग विद माय पीपल, माय किड्स, माय the people from the rural India, I would say. मेरे गांव के बच्चे, शहर के बच्चे, पेरेंट्स, सभी से बात करने का मेरे को जो मौका मिला, जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं जेकेआर पब्लिक स्कूल की एंटायर टीम को, पूरी टीम को, खासतौर पे मिस्टर उत्तम राठी जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको मैं धन्यवाद करूंगा, और उनके वाइस प्रिंसिपल साहब को, पंकज मोर जी को, और ऑफ कोर्स रविंद्र मलिक साहब को बहुत बहुत मेरा प्रणाम है, क्योंकि ये इनिशिएटिव अपने आप में एक यूनिक इनिशिएटिव है, क्योंकि इस लेवल पे
बहुत कम लोग हैं जो काम करते हैं, बात करते हैं। अक्सर आज के दिन एजुकेशन में जो देखने में आती है चीजें तो बहुत कुछ कमर्शियलाइज हो गया, बट एग्जैक्ट एजुकेशन का मतलब है अवेयरनेस। और जहां अवेयरनेस की बात आती है, इफ यू आर रियली एजुकेटेड मीन्स यू आर अवेयर। अगर आप पढ़े लिखे हैं और शिक्षित नहीं हैं तो पढ़े लिखे होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित होने का मतलब है अवेयर होना जरूरी है। मैं यहां बहुत देख रहा हूं, इंडिया में भी और यूएस में भी बहुत लोग हैं, कई बार पढ़ाई काम नहीं आते में इंसानियत, ह्यूमैनिटी और लोग उनकी परवरिश, उनके बच्चों की और आसपास का जो माहौल है उसको देखते हुए हमें लगता है कि सोसाइटी किस तरफ जा रही है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए जब मैं इंडिया में था तो वहां भी हम स्कूल के बच्चों के साथ, कॉलेज के बच्चों के साथ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ काम करते थे और बहुत बड़ा एक नंबर था। आज के दिन जो बड़ी समस्या आ रही है स्कूल लेवल पे वो है नशे की, और वो है फिर सेकंड नंबर पे इंटरनेट एडिक्शन की, और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ पे मैं फील कर रहा हूं वो है जनरेशनल गैप की। जनरेशन गैप को मैं सबसे ज्यादा एड्रेस करना चाहता हूं, क्योंकि एक ऐसी चीज है कि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट गति से बढ़ रही है। हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, सबके हाथों में फोन है, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है, उसको देखते हुए बच्चे बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, बहुत जल्दी स्मार्ट हो रहे हैं। मैं ये कहूंगा अमेरिका में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमारे बच्चों को गांव में बैठे उस बात का पता होता है। अब पेरेंट्स वो उनके अंदर एक गैप ये है कि जिस गति से बच्चों का दिमाग बढ़ रहा है उस गति से पेरेंट्स का दिमाग नहीं बढ़ रहा है। पेरेंट्स अक्सर ये कहते सुनाई देते हैं, हमारे टाइम में टीचर डंडे मारते थे, पता लगता था, कान पकड़ाते थे, पुनिशमेंट होती थी, ये सब चीजें होती थी। अब तुम्हारे जमाने में तो कुछ नहीं होता। दिस इज वन थिंग। सेकेंड की भाई हमारे यहाँ तो एक बच्चे को पालने के लिए पूरा गांव लगता था, आजकल सिर्फ एक फैमिली लगती है। ये कहीं ना कहीं हमारे सोशलाइजेशन के ऊपर इस बदलती हुई परिस्थितियों का बहुत बड़ा असर है, और इन असर को के चलते चलते कहीं ना कहीं हमारे अंदर परिवारों में, पेरेंट्स में और बच्चों में एक कॉन्फ्लिक्ट है अलग तरह का। एक युद्ध चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है हमारे अंदर। बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स हमें समझ नहीं रहे। क्या आप ये मेरी बात से एग्री करो तो मेरे को जरूर बताना, कहीं मेरा ये भ्रम तो नहीं कि मैंने तो हजारों जगह ये बात कह दी है और बहुत इंटरव्यू में कर चुका हूं। बच्चों को ये लगता है कि पेरेंट्स हमारी बात को समझ रहे, और पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चे किस मिट्टी के बने हमें समझ ही नहीं रहे हैं। दोनों एंगल से। और मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगा आप लोगों से कि आपको, ताकि पता लगे कि आपकी जो कंसर्न है, आपका जो सवाल है उसका भी मैं जवाब दूंगा। कोई पेरेंट्स भी मेरे से सवाल अगर पूछना चाहे, कोई टीचिंग फैकल्टी से कोई क्वेश्चन अगर हो तो वो प्लीज पूछ सकते हैं, क्योंकि क्लासरूम में भी ये सिचुएशन होती है कि मान लिया किसी बच्चे का कोई इंटरनेट से कनेक्शन कुछ देर के लिए तोड़वा दिया जाए तो बच्चे में एक अलग तरह की एंजाइटी पैदा होती, एक अलग तरह की घबराहट पैदा होती। और ना सिर्फ बच्चों में, पेरेंट्स भी मेरी इस बात को ध्यान से सुने। पेरेंट्स के हाथ से भी अगर फोन छीन लिया जाए 3 दिन के लिए, 3 दिन भी तो छोड़िए, आप आजकल तो सिचुएशन ये है अगर 2-4 घंटे के लिए भी अगर छीन लिया जाए तो बेचैनी हो जाती है। सबसे बड़ा जो नुकसान मैं समझता हूं वो ये है कि हमें सोचने का समय ही नहीं मिलता। या तो हम खुद सोशल मीडिया को यूज करके कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, या किसी और ने क्या लिखा है, उसका स्टेटस क्या है, उसने क्या पोस्ट डाली है, उसके ऊपर फिर कमेंट भी चेक करने हैं, लाइक्स कितने आए, कमेंट्स कितने आए, ये हमारा कंसर्न थोड़ा ही है। प्यारे बच्चों,
मैं एक बात जरूर कहूंगा, 24 घंटे आपके पास, पड़ोसी के घर में आज सब्जी क्या बनी इस बात से आपको क्या लेना देना। पड़ोसी को वो सब्जी स्वाद लगी कि नहीं लगी इस बात से आपको क्या लेना देना। इस बात से लेना देना है कि आपको भूख लगी कि नहीं, इस बात से लेना देना है कि आपके घर में क्या बना है, क्या वो सब्जी आपको पसंद है। अब हम कर क्या रहे हैं, पोस्ट डाली जी दिनेश ने, चेक किया जी विनेश ने, चेक किया जी दिनेश ने, चेक किया जी अमित ने, 50 लोगों ने चेक किया और कमेंट नहीं किया, ना ही लाइक किया, सिर्फ ये देखा कि किसने क्या कहा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, इस बात क्यों करते हैं हम ये सब। अगर आपको लगेगा कि भाई मैं ये बात गलत कह रहा हूं, एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। जिन बच्चों के पास फोन है और स्मार्टफोन जिनके पास है, एंड्रॉइड का है या एप्पल का है, सैमसंग का है, कोई भी फोन है जिसमें स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हैं। आप पहले अपने आप से ये पूछना कि ऑनेस्टली आप कितने घंटे फोन चेक करते हैं। अगर आपको लगता है कि जी मैं ज्यादा नहीं, मुझे लगता है 1 या 2 घंटे ही मैं फोन चलाता हूं, तो फिर आप अपना स्क्रीन टाइम अगर टेस्ट करोगे तो उस पे आपको बहुत ही आश्चर्यजनक आंकड़ा मिलेगा। जिसको ये लगता है मैं सिर्फ 2 घंटे इंटरनेट चलाता हूं, मेरा स्क्रीन टाइम सिर्फ 2 घंटे, तो वहां आपको 6 से 8 घंटे मिलेगा। जिसको लगता है कि मैं सिर्फ 1 घंटा चलाता हूं, वो भी 3-4 घंटे पे खड़ा। और किसी को ये लगता है कि मैं 4-5 घंटे तो जरूर फोन चलाता हूँ, तो ये आप समझ लेना कम से कम 8-10 घंटे वो इस पे चला रहे हैं। प्रोडक्टिविटी की मैं बात करूं, आप जितने भी मेरी बात सुन रहे हो, पेरेंट्स भी, बच्चे भी और टीचर्स भी, और ये एक बहुत ही गजब का कॉम्बिनेशन है जहां पे बहुत कम जगह ऐसी होती है जहां पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाते। बच्चे अपने मन में गोल बनाए बैठे मैंने करना क्या है, या बच्चों ने वो करना है जो उसका फ्रेंड करना चाहता है। माँ बाप कंफ्यूज है कि करें एक में कि पेरेंट्स खुद ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो तो वो कंफ्यूज है बेचारा कि मुझे समझ नहीं लग रहा, आजकल पढ़ाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है, इस तरह के कोर्सेज आ गए हैं नए नए मैदान में। पहले तो सिंपल होता था, +2 की, BA की, MA की और चलो जी। JBT और BEd बहुत पॉपुलर रहे हमारे हरियाणा में, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। +2 में आपने कोई मेडिकल भी ले लिया, आपने मैथ भी कर लिया, साइंस के स्टूडेंट हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप BCom, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, दुनिया भर के हैं, इवन कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, अब साइबर सिक्योरिटी भी हो सकता है पढ़ते हो। AI का जमाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अब ऐसे में लाजमी है कि पेरेंट्स और बच्चों के अंदर गैप बहुत ज्यादा है। अब इस बात को लेके बहुत बड़ी दुनिया के अंदर, बड़े बड़े देशों के अंदर कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें 10-10 हजार लोग आते हैं इस मुद्दे के ऊपर कि किया क्या जाए, इस गैप को कवर कैसे किया जाए। तो उसमें एक गोल बनाया जाए जिसमें टीचर्स पेरेंट्स को अवेयर कर रहे हैं कि जी बच्चा इस डायरेक्शन में जा रहा है, बच्चे की स्कूल में परफॉर्मेंस अगर सही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि बच्चा पढ़ाई में कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा है, इसमें अपना ध्यान केंद्रित क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कोई ना कोई इश्यू है। या तो घर में, फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस है, या बच्चा किसी गलत संगत में है, या बच्चा इंटरनेट में एडिक्टेड है, या किसी और संगत में है, या इसका ध्यान असल में 24 घंटों में बच्चा कहां, फोकस कहां है। बच्चों, ये प्रोग्राम आज पेरेंट्स के लिए नहीं, आप लोगों के लिए है। वो पेरेंट्स को तो सिर्फ इतना ही मैसेज है कि आप बच्चों को अंडरस्टैंड करें और टीचर्स के माध्यम से करें।
टीचर्स आपके लिए स्कूल में रिप्रेजेंटेटिव है कि बच्चा कैसे बिहेव करता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम बच्चा टीचर्स के साथ है। घर जाता है, जाके अपना होमवर्क किया, खेल के वो सो गया। अब पेरेंट्स के लिए, अब टीचर्स की बात है। सो अब ये जो रेयर कॉम्बिनेशन, इसमें हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बच्चों की नीड क्या है, बच्चों की समझ क्या है, उनमें अवेयरनेस का लेवल क्या है। प्रॉब्लम्स बहुत है चारों तरफ। एक तरफ टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है, उसका फायदा कैसे ले सकते हैं और वो नुकसान कैसे कर सकता है। अगर तो उसका फायदा लोगे तो टेक्नोलॉजी का इतना फायदा है कि आप कहीं भी पहुंच जाओगे लाइफ में, और उसको मिसयूज करने लगे तो फिर आप ये समझ लो कि आपको कुछ भी नहीं करने देगा इंटरनेट। हर बच्चा अपनी उम्र से ज्यादा स्मार्ट है इस टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन वो स्मार्ट से इसी चीज में है कि मेरे पड़ोस में योगेश क्या कर रहा है। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि अमेरिका में या इंग्लैंड में, कनाडा में या किसी और कंट्री में मेरी एज का बच्चा क्या समझ रहा है, वो क्या कर रहा है। और ये सारी प्रोग्रेस किस तरीके से होनी चाहिए कि मेरा एक रोड मैप तैयार हो। एक रोड मैप होता है कि मेरी प्लानिंग तैयार हो कि अगले 5 सालों में मैंने क्या करना है। और अक्सर हमारे यहाँ इंडिया में, मैं उसी का एक हिस्सा रहा हूं और अब भी हम बच्चों को देख रहे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, कोई 5 साल का रोड मैप तैयार नहीं होता है। या तो पेरेंट्स बच्चे को कहते हैं कि जी +2 10वीं कर ली आपने, अब +2 और 10 11वीं और 12वीं क्लास के अंदर एडमिशंस इस बात के लिए लिया जाता है कि अगर मेडिकल नॉन मेडिकल में आप हो तो आप स्मार्ट हो, आर्ट्स में हो तो डिफरेंट अप्रोच है। इवन एम्बेसीज के अंदर भी एक मैसेज है, यूएस एम्बेसीज और बाहर दुनिया की जो एम्बेसीज है, कि इंडिया में बच्चों का भविष्य पेरेंट्स तय करते हैं। पेरेंट्स बताते हैं कि आपने कौन सा कोर्स लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो मेरा मानना एक है, अब समय बदल चुका है। आप बच्चे पेरेंट्स टीचर्स के साथ 7-8 घंटे क्लासरूम में होते हैं, तो उस दौरान ये आइडेंटिफाई किया जाए कि बच्चा किस चीज में स्मार्ट है और उस चीज के लिए पेरेंट्स को थोड़ा सा गाइड किया जाए। आपका बच्चा इस चीज में काफी होशियार है, इसमें इनका दिमाग चलता है, इंटरेस्ट काफी इसमें इनका अच्छा है, ताकि बच्चे का उसमें इंटरेस्ट बने और बच्चा उसमें परफॉर्म करेगा ही करेगा, गारंटीड। इसको कहते हैं हम हमारी लैंग्वेज में, तो इसको एप्टीट्यूड कहते हैं। ये एप्टीट्यूड टेस्टिंग होती है कि किस लाइन में बच्चा जाके आगे कैसा परफॉर्म करेगा। दूसरी बात, आप जिस पड़ाव में हैं, और मेरा ख्याल अभी आप ये +1 और 2 के बच्चे बैठे होंगे, आई थिंक, मेरे हिसाब से। कोई कंफर्म कर सकते हैं जी, ये बच्चे +2 के हैं? रविंद्र जी, आई थिंक म्यूट हो आप सभी। म्यूट कर रखा आपने शायद। डॉक्टर साहब +1 2 के स्टूडेंट्स हैं सभी, ओके, हाँ जी, उन्होंने हमें म्यूट ठीक है जी। इस स्टेज पे +1 और +2 की जो रेंज है, ये एज है, इस एज के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि मुझे आगे चल के क्या करना है, कि कुछ करना है या मुझे आगे चल के बाहर जाना है, विदेश में जाना है। एक कंपैरिजन आप कर सकते हैं। यू इंडिया के अंदर रहते हैं, जैसे कि अभी रणबीर सिंह लोहान जी ने बताया कि भाई जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा नहीं रही है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि सभी को नौकरियां नहीं मिल सकती, क्योंकि पॉपुलेशन साइज बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक दूसरा रास्ता निकाल लिया गया कि किस तरीके से हमारे बच्चे बाहर जाने में इंटरेस्टेड होने लगे, कि हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इन देशों में बच्चे जाने लगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद बाहर जाके डॉलर ज्यादा कमाए जाए
पैसा ज्यादा है। नंबर 2 की लाइफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी सिक्योर कैसे करना है। प्रॉब्लम्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि आप लोगों के सामने चैलेंजेस बहुत है। सेल फोन एक बड़ा चैलेंज है, हमारा टाइम बहुत ले रहा है सेल फोन। एडिक्शन और भी बहुत है। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, आजकल छोटे बच्चे रिलेशनशिप में बहुत जल्दी जाते हैं, एक वो बहुत बड़ा चैलेंज है जो पेरेंट्स के लिए अभी एक्सेप्टेबल शायद नहीं है, इन कंट्रीज में तो नहीं है। लेकिन समय बदल रहा है, देश बदल रहा है, टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी धुआंधार चल रही है। इन सारे केसेस में आज इस लेवल पे जो आप +2 के एज में बैठे हैं, इस स्टेज के ऊपर इंपॉर्टेंट है कि अपना लाइफ का गोल सेट किया जाए। और मेरा ये मानना है कोई भी बच्चा पढ़ाई में कमजोर नहीं होता। ये कैसे और मैं ये प्रूव कर सकता हूं, किसी बच्चे के 40% नंबर है और किसी बच्चे के 90% नंबर है। क्लासरूम से बाहर दोनों ही एक लेवल पे बैठ के कोई भी काम कर रहे हो, वो परफेक्टली फाइन कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रहा है वो बच्चा। लेकिन क्लासरूम में एक की परफॉर्मेंस कम है, एक की परफॉर्मेंस ज्यादा है। किसकी असेसमेंट होनी चाहिए कि वो बच्चा पढ़ाई में कमजोर नहीं है, उसके पीछे रीजन कुछ और मिलेगा। ये जो माइंड है ये ऑक्युपाइड है कहीं ना कहीं, जो फोकस नहीं कर पा रहा है। वही बच्चा, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक बच्चा मेरे को मिला था, वो कहता जी मेरा पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है और स्पेशली मैथ तो मेरा दुश्मन है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? कहता जी मुझे कार्स पसंद है। मैंने कहा कारों में क्या तेरे को पसंद? कहता जी आप जो मर्जी कार पूछ लो, उसके प्राइस पूछ लो, उसका इंजन पूछ लो मेरे से। मैंने कहा लेकिन आपको तो मैथ से डर लगता है। मैथ से डरने वाला बच्चा जो क्लास में मैथ से डरता है और क्लासरूम से बाहर वो सारी कैलकुलेशन जानता है, एक कार की माइलेज कितनी होगी, कितने किलोमीटर वो गाड़ी निकालती है 1 लीटर में, उसका इंजन कितनी कैपेसिटी का है, उसकी लाइफ कितनी होगी, एक कार को ऐसे बेचे या ऐसे ले तो इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस होएगा, इतने दिन चला के कार को बेचोगे तो ये हो सकता है, इस कार का ये अच्छा है, इस कार का वो अच्छा है। तो ऑल काइंड ऑफ डिटेल्स अगर उस बच्चे में है और वो प्रॉफिट लॉस जानता है, तो मैं तो नहीं मानता वो मैथ में कमजोर होगा। उसको इतनी कैलकुलेशन अगर पता है, कैलकुलेशन ही तो मैथ है। कहने का मतलब यह है कि इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना। आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, इसका एक मकसद ये था इस प्रोग्राम का कि किस तरीके से हम ये बात कर सकें कि हमारे बच्चों को कहने का मतलब एक है कि किस तरीके से ये बच्चे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में कामयाब हुए। और सिंपली क्योंकि एक लाइफ का गोल सेट हो गया। अब गोल सेटिंग की बात आती है तो ये लगता है कि किस डायरेक्शन में जाएं। तो बच्चों 4 अक्षर है STEM, स्टेम। स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी पढ़ो। टेक्नोलॉजी में आप IT से रिलेटेड कुछ भी पढ़ो, कंप्यूटर साइंस है, आपका IT है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिटिक्स, कुछ भी पढ़िए। इंजीनियरिंग, दुनिया भर की अलग अलग फील्ड्स हैं। और मैथ, स्टैटिस्टिक्स, ये 4 फील्ड ऐसे हैं। आपका अगर मान लिया इसमें इंटरेस्ट नहीं है, 5वां फील्ड है इसमें मैनेजमेंट, जो आर्ट्स के बच्चों के लिए है। वो MBA, BBA जो करते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे, वो इस फील्ड में जाते हैं। तो वो जो IT वाले लोग हैं, कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे हैं, वो जितने पैसे कमाते हैं, तो ये आर्ट्स वाला बच्चा फिर कल को जाकर उनका मैनेजर बनता है MBA करके, कि जिनको फिर मैं चलाऊंगा। पैसे दोनों बराबर कमा रहे हैं,
चले एक ही डायरेक्शन से थे। सो कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी से पीछे हूं। बात सिंपल है, आप इस डायरेक्शन में कब अपना पहला कदम रखते हैं। अब जो गांव में पेरेंट्स बैठे हैं, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसके माँ बाप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या माँ बाप पढ़े लिखे भी हैं तो शायद उस लेवल पे उनको नहीं अंदाजा, या उन्होंने कभी सोचा नहीं कि आगे चल के क्या होगा, या इंडिया में क्या बच्चे से करवाया जाए। मैं कहता हूं कि हर पेरेंट्स को ये कहीं ना कहीं से डायरेक्शन ले लेनी चाहिए। और मैं टीचर साहिबान से भी रिक्वेस्ट करता हूं, सभी बच्चों के पेरेंट्स के साथ ये किसी न किसी दिन जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है उसमें ये डिस्कस होना चाहिए कि बच्चों का एक रोड मैप तैयार हो कि आपके बच्चे में ये खूबी है और अगले 5 साल में आपका बच्चा इस पोजीशन में होना चाहिए, इस कोर्स में इसको भेजिए, इस बच्चे के अंदर ये डिफरेंट तरह का टैलेंट है। और ये जिम्मेदारी टीचर्स की ही मैं समझता हूं सबसे ज्यादा। पेरेंट्स तो सिर्फ ये बता सकते हैं कि हमारे घर का माहौल ये है, हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। एक जिम्मेदारी बच्चों की है। बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि मेरी लाइफ है, खास तौर पे हमारी बेटियां इस बात को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक बहुत बड़ा टर्न ले रही है। सोशल एक सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है हमारा समाज। धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बढ़ रही है कि बेटियां भी विदेश जा सकती हैं। इस पूरे सेशन के अंदर कम से कम 130 लड़कियां, 130 बेटियां जो +2 पास करके अमेरिका में मेरे पास आई हुई हैं, यहां बैठी हैं, काम कर रही हैं, अच्छी पढ़ाई कर रही हैं। और उनको कॉल आके पूछते हैं कि अंकल मेरा एक सेमेस्टर खत्म हो गया और मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। वो कारें चला रही है अमेरिका में। जो आपकी तरह इन्हीं कुर्सियों पे बैठे थे 1 साल पहले, वो यहाँ पे आज काम कर रही हैं। इतनी मैच्योर हो गई है और इतनी समझदार हो गई कि हमें खुद को ये खुशी महसूस होती है कि किसी दिन वो समय भी हमारे पास था कि गांव से बाहर लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजते नहीं थे। जितने तक का स्कूल गांव में है उतने तक पढ़ा दिया, उसके बाद नहीं, डर लगता था। अब भी कुछ पेरेंट्स शायद चंडीगढ़ तक भेजने में भी डरते हो, दिल्ली तक भेजने में भी डरते हो, और डर उनका सच्चा है। और वो वुमेन सेफ्टी का तो हमेशा एक क्वेश्चन रहता ही है हमारे देश में। लेकिन चलो, शायद किसी दिन रात रहता हो तो समझ में आए तो इसका भी माहौल ठीक होगा। लेकिन हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है पेरेंट्स की, टीचर्स की, और खासतौर पे हमारी, कि हम एनजीओ चलाते हैं। एनजीओ के माध्यम से कोशिश करते हैं लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाने की। अब इस यूथ के अंदर जो बच्चे आप बैठे हो, आपके अंदर एनर्जी बहुत है, बहुत एनर्जी आप में, आप थकते नहीं हो। आपको ये सोचना पड़ेगा कि लाइफ +2 के बाद की लाइफ कैसी होगी। अगर कुछ करना है तो आप 3 चीजों के खास ध्यान रखना। नंबर 1, डिस्ट्रैक्शंस। इस एज की डिस्ट्रैक्शन का मतलब है आप रास्ते से भटकना। जो हर युवा, हर टीनेजर्स 13 साल से 19 साल तक की जो एज है, इस एज के अंदर रास्ते से भटकना बहुत आसान है। रीजन, उसका एक साइंटिफिक रीजन बताता हूं आपको, क्यों बच्चे गलत फैसला लेते हैं कई बार। और ये मेरी बात आप समझोगे सारे के सारे, और ये आपके काम की है। और इस बात को पेरेंट्स भी अगर समझ ले तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि बच्चा अगर गुस्सा कर रहा है, बच्चा अगर ज्यादा समझ नहीं ले रहा है हमारी, या बच्चा और माँ बाप की ज्यादा आपस में तनातनी है, उसका रीजन क्या है। इसका साइंटिफिक रीजन ये है, यहाँ साइंस के स्टूडेंट भी बैठे होंगे और टीचर्स भी बैठे होंगे। हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा ऑर्गन है, एक छोटी सी मशीन लगी है हमारे ब्रेन के अंदर, जिसका नाम है अमिगडाला। वो अमिगडाला हमारी इमोशंस को कंट्रोल करता है। अब उसकी खूबी यह है, 17 साल की उम्र तक
आप बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हो? क्लियर है मेरी आवाज? ओके। 17 साल की उम्र तक हमारे ब्रेन का ये जो ऑर्गन है, एक हिस्सा है अमिगडाला, ये कंप्लीटली पूरा मैच्योर हो जाता है। 70 साल के व्यक्ति का 50 साल 60 साल की उम्र के व्यक्ति के अंदर जो अमिगडाला होता है, उसके अंदर जो मैच्योरिटी है, वो जो ऑर्गन है वो फुली डेवलप हो जाता है हमारा 17 साल की उम्र में। जो फैसले वो ले सकता है उस दौरान, वो सारे के सारे इमोशनल फैसले होते हैं, भावनात्मक फैसले जिसको हम कहते हैं, इमोशनल डिसीजन। जैसे किसी रोते हुए को देख के आंसू निकालना, किसी ने कह दिया भाई है तू मेरा, उसमें भावनाओं में बह जाना, किसी ने शराब पीनी शुरू कर दी तो उसको कहना कि भाई है तू मेरा, एक पैक तो लेना ही पड़ेगा, भाई है तू मेरा, एक बीड़ी तो पीनी पड़ेगी, एक सिगरेट तो पीनी पड़ेगी। वो इमोशनल टॉक्स आपस में एक दूसरे की बात में आके भावनाओं में बह के जो फैसले लेना, वो हमारा वो जो ऑर्गन है दिमाग के अंदर जो फुली डेवलप हो चुका है, वो आपसे करवा रहे हैं। अब लेकिन बच्चे ये समझते हैं कि भाई मुझे सब चीजों का ज्ञान है, मैं पागल नहीं हूं, आई नो एवरीथिंग, मेरे में बहुत समझदारी है, मेरे से कुछ भी पूछ लो। किसी बच्चे के 95, 99 नंबर अगर किसी सब्जेक्ट में आए, ये इस बात का सबूत नहीं है कि वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो गया है, किताबी स्मार्ट हो गया है, लेकिन जब फैसले लाइफ के चलते हैं, सामाजिक फैसले चलते हैं, दोस्ती आपस में बच्चों की होती है, उसके फैसले होते हैं, क्या चीज सही है क्या गलत है, इस चीज का जब फैसला होता है, तो वो आपका ये ब्रेन का अगला हिस्सा जो फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसको बोलते हैं, ये फैसला करता है आपका सही और गलत का। जो इमोशनल फैसले, भावनात्मक फैसले, वो यहां पे हैं। वो जो भावनात्मक फैसले आप लेते हो तो आपको ये लगता है कि मेरी समझदारी काम कर रही है, जबकि वो समझदारी नहीं होती। आपसे बड़ा कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र का अगर ये बोलता है कि भाई जो तू कर रहा है वो गलत है बेटा, इसका मतलब ये है कि आपका फैसला भावनात्मक है। इसीलिए इस एज के बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि उनको कोई गुरु ऐसा मिले कि वो उनको अच्छे रास्ते पे चलाए, उनको सही डायरेक्शन में, सही दिशा में, सही समय पे भेज दे। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आप बच्चे बैठे हो, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप में किसी में दिमाग नहीं है, नहीं, आप बहुत स्मार्ट हो, अपनी एज से ज्यादा स्मार्ट हो आप, लेकिन एक फैसला ये करना पड़ेगा पेरेंट्स के साथ भी और आपको भी, ये बात करना कि अब आगे करना क्या है। फैसला भावनात्मक ना हो, यहां से हो, और ये हिस्सा जो है फिलहाल वो पेरेंट्स का और टीचर्स का ही चल रहा है, आपका भी नहीं चल रहा है, क्योंकि वो बॉडी, ये जो हिस्सा है ये अभी डेवलप ही नहीं हुआ है। ये फुल्ली मैच्योर होगा जब आप 24 और 25 साल के हो। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र के बाद अगर कोई गलत काम करे तो उसका आदी नहीं होता, उससे पहले अगर करे तो वो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। ये रिसर्च भी कहती है, रिसर्च भी कहती है अगर ये अगला हिस्सा पूरा मैच्योर होने से पहले अगर आप किसी काम में पढ़ते तो उसकी आदत पड़ने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और ये पूरा मैच्योर हो गया जब, तब आपको पता सही और गलत क्या है। बच्चों मेरा कहना है ये है, अब समय है, +2 के एग्जाम्स हैं और मारामारी बहुत है मार्केट के अंदर, किस कोर्स में जाएं, पीएमटी में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, नीट की तैयारी करनी है, किसी ने आईआईटी की तैयारी करनी है, किसी ने आईआईएम में जाना है। इस जद्दोजहद में बहुत बच्चे तनाव में भी आते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड का हो गया, उसकी तो लाइफ सेट हो गई, मैं रह गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
मैंने बहुत डॉक्टर भी देखे, इंजीनियर्स भी देखे। मेरे पास वैसे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं 90% पेशेंट मेरे आईटी वाले ही हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, इंजीनियरिंग और ये जो अपने गूगल में, फेसबुक में, इन कंपनियों में, एप्पल कंपनी में, टेस्ला में, इन कंपनियों में काम करते हैं वही हैं, क्योंकि एक बैलेंस टूट गया है लाइफ का। एडिक्शन आ गई किसी न किसी चीज की आपको, और इस आपकी जो एज है +2 के लेवल पे उन बच्चों को कभी समझाया नहीं गया, ये मेरा मानना है। और इंडिया में तो बहुत कम होता है ऐसा कि किसी स्कूल में इस तरह के प्रोग्राम हो जहां पे बच्चों को सही टाइम पे बताया जाए कुछ न कुछ कि क्या होने वाला है। आपके केस में बच्चों, ये मैं मानता हूं, ये 2-4 चीजों का ध्यान रखना। इंटरनेट एडिक्शन आपका कोई मतलब नहीं बनता, इसका वाइसफुल यूज करो कि आगे चल के किस कोर्स में जाना चाहिए, किसमें करियर की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, आपकी लाइफ किस कोर्स में आगे ज्यादा बन सकती है, इस चीज पे ध्यान रखने की जरूरत है। और ये कोर्सेज मैंने आपको बता दिया, तो दुनिया में ट्रेंड चल रहा है जिसमें सबसे ज्यादा जॉब्स हैं, 1-1 करोड़ रुपए की नौकरियां हैं, खासतौर पे विदेशों में, अमेरिका में। बैचलर डिग्री बीएससी करने के बाद या बीए करने के बाद, या आपके जो आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की लगा लो, बीबीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, बायोलॉजी, ये डिग्रियां करने के बाद 1-1 करोड़ रुपए के पैकेज है यहाँ पे। इतनी तनख्वाह तो हमारे डीसी की भी नहीं है वहां। और फिर पता नहीं कितने रस्तों से जाके कोई करप्शन भी है, वो सारी चीजें हैं। और फिर एक एनवायरमेंट, एक माहौल, सिफारिश, ये वो करप्शन, बहुत कुछ है। इंडिपेंडेंट लाइफ और एक सही तरीके से अगर हम बात करें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, तो ये कहीं ना कहीं देशों में ज्यादा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको, आपका ब्रेन वॉश नहीं कर रहा हूं मैं कि आपको ये कह रहा हूं जो बाहर आई, नहीं। मेरा काम सिर्फ आपको जगाना है, आपको अवेयर करना है कि एटलीस्ट अगले 5 सालों का एक रोड मैप तैयार हो कि आपने करना क्या है। मैं तो यहां की बात बता सकता हूं, इंडिया की बात आपको आपके टीचर्स बता सकते हैं, पेरेंट्स बता सकते हैं, लेकिन एक तो इस दौड़ से बाहर निकल जाना कि जी मेरा एडमिशन यहां हो गया, मेरे फ्रेंड का नहीं हुआ, या फ्रेंड का हो गया, मैं रह गया, इस चीज को लेकर तनाव में आने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स इस तनाव में बहुत रहते हैं। पड़ोसी के बच्चे के 99% मार्क्स आए, मेरे बच्चे के 95% आए, तो उनका फोकस पड़ोसी के बच्चे पे है, आप पे नहीं है। और ये मैं बात पेरेंट्स को कह रहा हूं, प्लीज आप 95% को सेलिब्रेट कीजिए अपने बच्चे के, अपने बच्चे के 70% को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि आप इस बात के निचोड़ पे पहुंचेंगे कि आपका बच्चा आपको सुनना चाहता है, ना कि पड़ोसी की सुनना चाहता है। इस बात को लेकर पेरेंट्स भी तनाव में और फिर बच्चा भी तनाव में। 70% पहले साल लिए, फिर 75% लिए, फिर 80% लिए, फिर 90% लिए, लेकिन पड़ोसी का बच्चा 90%, 95% और फिर 98% पे पहुंच गया। अब पेरेंट्स 70% में भी खुश नहीं थे, 75 में भी खुश नहीं थे, 90 में भी खुश नहीं थे। पेरेंट्स को मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई कंपैरिजन किसी बच्चे का किसी के साथ ना करें। कोई किसी चीज में परफेक्ट है तो कोई किसी चीज में परफेक्ट है, और टीचर्स इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपके बिल्कुल शहर के अंदर ही, आपके यहाँ बैठे अपने रविंदर मलिक जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है डीपीएस स्कूल के, ये बैठे हैं, ये इनको पता है सारे रस्तों का। आप इनसे लोकल लेवल पे संपर्क कर सकते हैं, आपकी बिल्कुल आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। पेरेंट्स इनसे मीटिंग कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस इनको बताया जाए बच्चों को, और ये आगे चल के अपने फैमिली का, अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। यहां आने के बाद इन बच्चों के हाथ हम पकड़ेंगे, इनको यहां कैसे चलाना है वो हम करेंगे, वो हमारी संस्था करेगी ये काम।
हमारी एनजीओ करेगी ये काम, लेकिन आपसे ये प्रॉमिस लेना जरूरी है बच्चों। एक तो अभी जो एग्जाम आएंगे तो एग्जाम में दिन रात एक करके अच्छे नंबर लेके आना, ताकि अगर आपका अमेरिका आने का मूड हो तो आपके अच्छी यूनिवर्सिटियों में दाखिले हो और आपको स्कॉलरशिप भी मिले। और आपको स्कॉलरशिप आपके +2 के नंबरों पे मिलनी है, आपको आपके इंग्लिश के टेस्ट की वजह से मिलनी है, आपकी एलिजिबिलिटी उस हिसाब से बढ़नी है। इस बात की चिंता नहीं करनी कि पैसे तो है नहीं, पैसे किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। आपका जज्बा ही आपका पैसा है, लिख लेना ये बात। और पेरेंट्स भी मेरी ये बात जरूर सुनना, आपके पास पैसा होना ना होना मायना नहीं रखता है, आपका जिगरा, आपका जज्बा ही आपका सब कुछ है। वो आपका जज्बा ही इन 400 बच्चों को लेके गया अमेरिका, जिसमें ऐसे भी बच्चे थे जो ऑटो रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, मिस्त्री जो घर बनाते ईंटें वगैरह पकड़ाते इनका बच्चा, एक विधवा माँ की बेटी जो सिलाई का काम करती गांव में वो बच्चे, ईंटों के भट्ठे में काम करने वाला व्यक्ति उसका बेटा, ऐसे कितने मैं गिनवाऊं। और जमींदारों के तो आप पूछे मत, गांव में जो खेतों में काम करते, ये सब बच्चे वहां पहुंच के पैसा किसी के पास नहीं था, सिर्फ एक जज्बा और एक माइंडसेट की बात है कि आप वो माइंडसेट आज अगर इस लेवल पे तैयार करते हैं तो वो दिन दूर नहीं, आप कामयाब होंगे। आप 2 कदम चलेंगे, हम 4 कदम चलेंगे आपके लिए। और क्या है, आपके हर कदम पे डायरेक्शन के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए रविंद्र मलिक जी बैठे हैं आपके शहर में। कहीं दूर नहीं जाना, चंडीगढ़ नहीं, दिल्ली नहीं, कहीं दूर नहीं, आपके शहर में, आपके दरवाजे पे यहां ये बैठे हैं। और फिर हम यहां बैठे हैं, फिर चंडीगढ़ भी बैठे हैं, रणवीर लोहान साहब मेरे बड़े भाई जी ये बैठे हैं। पेरेंट्स को कोई क्वेश्चन किसी तरह का आता है, टीचर्स को कोई है, ये आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर है। अमेरिका में मैं बैठा हूं, मैं यहाँ पे हाजिर हूं, कोई मेरी ड्यूटी लगाओगे आप उसके लिए मैं, लेकिन आप बच्चों से एक कमिटमेंट चाहिए। आप अमेरिका हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो या भारत में रहो, लेकिन ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि एक आत्मविश्वास आपस में अपने मन में पैदा करना। और यह आत्मविश्वास कि मेरे से, मैं अगर चाहूंगा तो मैं अगर दौड़ूंगा तो मैं पहली पोजीशन के लिए दौड़ूंगा, मैं फर्स्ट पोजीशन के लिए दौड़ूंगा। और कोई बात नहीं है, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको, जिंदगी का नजरिया क्या होता है। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा था बहुत तेज स्पीड में, और जैसे ही चलते चलते रोड की साइड में खेतों में कोई बहुत सी ऐसी चीज उसको नजर आ गई और उसका ध्यान उसकी तरफ चला गया। मोटरसाइकिल चलाते चलाते वो ये भूल गया कि मोटरसाइकिल रोड पे चल रहा है, और जैसे ही उसने ध्यान दिया कि भाई तू कहां गायब हो गया, एकदम से रोड के ऊपर सीधा नजरें जब मिलाई, रोड पे दोबारा ध्यान लेके आया तो उसके सामने बहुत बड़ा ट्रक था, और उसने ट्रक के नीचे से मोटरसाइकिल उसका गया और मोटरसाइकिल की टंकी फटी, उसमें आग लगी और उस व्यक्ति का सारा शरीर उसमें जल गया। उसकी जब आंखें खुली, हॉस्पिटल में था और 3rd डिग्री का जल चुका था, मतलब आप ये कह लो 90% शरीर उसका जल चुका था, चेहरा भी उसका जल चुका था। और वो उस एरिया का बताते कि बहुत स्मार्ट आदमियों में, बहुत हैंडसम आदमियों में उसकी गिनती होती थी। जब वो चलता था तो लोग कहते थे कि कितना सुंदर आदमी जा रहा है, कितना हैंडसम है, ये उसकी पर्सनैलिटी थी। जब उसने आंखें खोली, शीशे में अपनी शक्ल नजर आई तो देख के एकदम से डर गया कि ये कौन है और ये मेरे साथ हुआ क्या। उसको कुछ भी याद नहीं था। और फिर धीरे धीरे देखा तो उसकी दोनों टांगें काटनी पड़ी उनको, डॉक्टर्स को। इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था कि और कोई
उसके पास रास्ता नहीं बचा तो दोनों टांगे काटनी पड़ी डॉक्टर्स को। अब सोच के देखना, वो व्यक्ति बच गया, उसके पल्ले सिर्फ एक चीज आई कि वो बच गया। अब ऐसा व्यक्ति हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा क्या सोच सकता है? कोई बच्चा बताएगा आप में से क्या सोच सकता है ये बच्चा कोई, कि भाई शक्ल सारी जल चुकी है, पूरी बॉडी जल चुकी है, दोनों टांगे कट गई है, अब दोबारा मुड़ के मोटरसाइकिल चलाना छोड़िए, आप व्हील चेयर पे बैठेगा सारी जिंदगी। तो उसने क्या सोचा होगा वहां बैठे? सोच रहा है इस पर कि उसने क्या सोचा होगा? दो चीजें सोच सकता वो वहां बैठे। एक तो ये कि भगवान किस लिए मुझे बचाया है, दोनों टांगे ले ली मेरी, शक्ल सूरत मेरी ले ली, मेरे को किसी लायक ही नहीं छोड़ा आपने, मैं घर से बाहर भी पता नहीं निकल पाऊंगा कि नहीं, इससे अच्छा था तो मुझे मार ही देता, पीछा छूटता मेरा भी और मेरे घर वालों का भी, और मेरे घर वाले मेरी सेवा करेंगे सारी जिंदगी, बैठे को खिलाएंगे। ऐसा मेरे को लाचार क्यों बनाया भगवान? ऐसा क्या गुनाह किया था मैंने? एक तो यही आएगा ना दिमाग में, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। उसने ये सोचा कि इतना सारा कुछ हो गया, मेरी बॉडी जल गई, शरीर मेरा रहा नहीं, शक्ल मेरी इतनी भद्दी इतनी गंदी हो गई है, मैं पांव से चल नहीं पाऊंगा कभी, उसके बावजूद भी मैं बच गया। इसका मतलब मेरे हाथों कोई बहुत बड़ी चीज लिखी है, कोई बहुत बड़ा कर्म लिखा मेरे हाथों से, इसलिए मेरे को जीवन दान मिला है, इसलिए भगवान ने मेरे को मरने से बचाया है कि कोई बहुत बड़ी चीज। ये एटीट्यूड था उसका, एक नजरिया था सोचने का। उस व्यक्ति ने सोचा कि माउंट एवरेस्ट की चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जहां पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोग चढ़ पाए दुनिया में। वो कहता है कि पैरों वाली तो दुनिया ही चढ़ती है वहां, क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी जो बिना पैरों के चढ़ जाए? वो व्यक्ति कहता मैं चढ़ूंगा, मेरे को बचाए शायद इसलिए। वो दुनिया का पहला व्यक्ति बना जो बिना पैरों के माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ गया, फर्स्ट इन द वर्ल्ड। अब अगर वो सोचे व्यक्ति कि इतिहास रचना, इतिहास लिखना मेरे पैरों के बल पे नहीं था, अगर वो चाहता तो ये बहाना था कि मेरे पैर नहीं है, नहीं तो मैं दौड़ में फर्स्ट आता, मेरे पैर नहीं है अदरवाइज तो मैं ये कर देता। हर बात का बहाना वो इसी बात से जोड़ता कि मेरे पैर नहीं है और मेरी शक्ल गंदी है, मैं जल गया इसलिए ये मैं कर नहीं सकता, सारी जिंदगी रो के काटता। लेकिन अब वो इस बात के लिए जाना जा रहा है, जब हम यहां बैठे उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप और हम बैठ के समाज के शिक्षित व्यक्ति कुछ तो था। इसका एक मतलब ये है बच्चों, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने के लिए पैरों की आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता है, इसकी जज्बे की, आत्मविश्वास की जरूरत है, और वो आपके अंदर है, जन्मजात है। हमारा टाइम इसमें बहुत वो निकल रहा है शायद, क्योंकि 1 मिनट का और समय इसमें इंडिकेट हो रहा है कि ये कटेगा, तो मैं इसको रीज्वाइन कर सकता हूं। बट इतना ही मैं कहूंगा बच्चों, आपके लिए एक सीख यही थी कि जो कुछ भी करना है पहले अपने दिमाग में सोच विचार करके सही और गलत क्या है इसकी कंफर्मेशन पेरेंट्स और टीचर से जरूर लें। आपके टीचर्स आपके बेस्ट फ्रेंड है आज के दिन। आप पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, अपने टीचर से खुल के बात कीजिए, ये आपका मार्गदर्शन करेंगे, और ये इनसे बेस्ट आपका कोई फ्रेंड नहीं हो सकता। ये आपका अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे, और अपनी एक 5 साल का ट्रैक तैयार कीजिए, मुझे करना क्या है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर विदेश का प्रोग्राम ऐसा कुछ बनता है बच्चों, लेकिन तब जाओ। हाँ जी,
सबके Malik sir, should we start or we should wait for the parents? यस डॉक्टर साहब बिल्कुल स्टार्ट करना। So बच्चों, सिर्फ इतनी सी बात थी कि हमें एक माइंडसेट तैयार करना है कि करना क्या है लाइफ में। रिस्क आपको पता है, आपसे बेटर कोई नहीं जानता कि क्या सही क्या गलत, क्या करना है क्या नहीं करना है, बट हमारा मकसद सिर्फ एक है कि सही समय पे सही डिसीजन और सही डायरेक्शन होना। इस चीज के लिए आपके साथ 3 व्यक्ति खड़े हैं, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स और तीसरे हम आपके पीछे खड़े हैं। सबसे पीछे लाइन में हम पे आगे तो फिर सबसे आगे हम खड़े हैं। तो आपका बिल्कुल बहुत ही दिल से धन्यवाद मैं करूंगा आप सभी बच्चों का। आपने बहुत पेशेंस से मेरी बातें सुनी और उम्मीद भी करता हूं बच्चों कि आपको ये बातें समझ भी आई होंगी कि कोई फैसला हम क्यों करते हैं और वो क्यों रेलिवेंट होता है, क्यों इररेलिवेंट होता है, उसका एक साइंटिफिक रीजन भी मैंने बताया। अब बस सिर्फ इतना है कि आप बिल्कुल स्मार्टली, और अगेन कोई भी बच्चा पढ़ाई में, कोई बच्चा 60% वाला है या 90% वाला फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप में जज्बा कितना, आप में आत्मविश्वास कितना है, आपने जीतने की शक्ति है कि नहीं। अगर बिन पैरों का व्यक्ति माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ सकता है तो हमारे तो 4 है, 2 हाथ और 2 पांव है, और भगवान ने दिमाग सही दे रखा है इसको चलाना और 24 घंटों में अपने 24 घंटों को बेस्ट तरीके से यूज करना। आपकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता धरती पे, दुनिया में आपकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। इन देशों में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि पैसा ज्यादा है, ताकि आप अपनी लाइफ एक आसानी से जी सके, अपनी लाइफ में क्वालिटी ऐड कर सके, अपनी पसंद की जिंदगी जी सके, अपने माँ बाप को आगे चल के अपने गांव का नाम, परिवार का नाम, अपने देश का नाम रोशन कर सकें। इस चीज के लिए लोग बाहर जाते हैं ताकि बड़े लेवल पे काम करें। इंडिया रह के भी अगर आप काम करेंगे तो अच्छे लेवल पे सोचना, कोई बड़ा व्यापार करना या किसी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जाना, कोई IAS, IPS, LCS बनना। लेकिन ये कोई भी काम आप करोगे उसके लिए एक चीज की सबसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी, वो है आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट तैयार होना इसके लिए जरूरी है। अगर मैं अमिताभ बच्चन बनना चाहता तो अमिताभ की तरह बोलना और चलना मुझे आना चाहिए। मुझे धीरू भाई अंबानी बनना है तो उसकी तरह सोचना आना चाहिए। मुझे माउंट एवरेस्ट की चोटी पे बिना पैर चढ़ना है, मुझे उस व्यक्ति की तरह सोचना पड़ेगा। ये बात आप अगर सोच लो तो एक माइंडसेट तैयार हो जाता है। उस माइंडसेट के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ भी का मतलब है कुछ भी। Anything you can do, everything is possible. Impossible, word itself says I am possible. कुछ भी चीज आप करोगे, सोचोगे, जो यहाँ फिट कर लोगे वो हो जाएगा। मैं तो इतना ही कहूँ। बच्चों किसी का कोई सवाल है तो मैं ओपन हूँ क्वेश्चंस के लिए। मलिक साहब किसी पेरेंट्स का, टीचर्स का या बच्चों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन ले लो आप ओपन कर दीजिए। For guiding our students. I'm Dr. Sonia, paying my services as physics here.
So my question is that not each and every student can go America after 12th. The ultimate theme of our life is to be happy, and each parent has at least only 1 or 2 children. So nobody wants that his children leave this country, stay away from him. So, if you don't mind, can I know from how many years you are in America? So Dr. Sonia, so I've been here for the last 17 years in US, and I would say one thing. I understand. So these days we have only 1 or 2 kids in every family, but again, our goal is not to send them to America, Canada, or England. Our goal is to make their lives successful. So this is the thing. So the goal is to keep them happy and how to make a successful life. And successful life doesn't mean you have to go to America. The meaning is wherever you are in your life, even if somebody does agriculture, you can do the agriculture with a passion, you will be happy. You have to have like that kind of like achiever mind. You are a good sports person, but you know how to be happy. Just an example. If you become a Prime Minister of India, but you cannot sleep, what kind of success is that? Sir, If my you question are- is... Sorry? Difference between psychology of a 12th class student, of Indian student or American student? Good question. So, I'll tell you the human physiology is the same. बच्चे अमेरिका के हों या इंडिया के हों, सबका दिमाग सेम है और इनके अंदर ये जो ब्रेन की ग्रोथ है, ब्रेन ग्रोथ इज द सेम फॉर एवरीवेयर, लाइक थ्रू आउट द वर्ल्ड. बट द ओनली डिफरेंस इज द वे वी रेज आवर चिल्ड्रन, द वे दे रेज देयर चिल्ड्रन इज डिफरेंट. हमारे बच्चे इंडिया के अंदर पेरेंट्स की सिक्योरिटी में रहते हैं 24 घंटे, पेरेंट्स की उसमें नहीं रहते, तब वो टीचर्स की उसमें रहते हैं. हम अपने बच्चों को यहाँ पे कहते हैं तुझे कुछ नहीं पता, जैसे हम कह रहे हैं उस तरीके से करो. पेरेंट्स डिसाइड देयर कोर्सेज. पेरेंट्स डिसाइड मेरा बच्चा मेडिकल में जाएगा कि नॉन मेडिकल में जाएगा या आर्ट्स में जाएगा. किसी के बच्चे के 10वीं में मार्क्स कम आ जाते हैं और पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं इससे साइंस नहीं चलेगी, ये तो वो आर्ट्स में जाएगा. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. इवन 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे में टीचर्स में ये पता होता है बच्चे को लेके इस बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में सबसे ज्यादा है. वो पूछा जाता है बकायदा कि भाई क्या है. मेरा बच्चा 4.5 साल का भी नहीं है, स्कूल में जाता है, आके 10 सवाल मेरे से करता है. मैं खाना खिला रहा था, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको. मैं उसको खाना खिला रहा था, मैंने कहा चलो दिस इज योर लास्ट बाइट, कैन यू प्लीज हैव दिस एंड फिनिश इट एंड आफ्टर दैट आई विल नॉट बॉदर यू. मैंने उसको कहा मैं इसके बाद तेरे को तंग नहीं करूँ, आखिरी बाइट है. उसने वो खा लिया. उसके बाद मैंने कहा चल एक और ले ले. कहता नो पापा, यू प्रॉमिस्ड मी दिस इज योर लास्ट बाइट, बट नाउ यू आर गिविंग मी अगेन, दिस इज चीटिंग. 4 साल का बच्चा पेरेंट्स को ये कह रहा है कि दिस इज चीटिंग, यू आर रॉन्ग हियर पापा. अब इसको क्या कहोगे आप? इसको ये लर्निंग क्या है? किस तरह की लर्निंग है? भाई आपने अभी प्रॉमिस किया, मैं उसको कुछ भी नहीं कह सकता. हमारे यहाँ पे बच्चे इंडिया के अंदर कोई बच्चा ये हिम्मत ही नहीं रखता है कि पेरेंट्स को ये बात कह दे कि 10वीं में या +1 में +2 में कि +2 आधी चली गई मेरी और ये मेडिकल मुझे पसंद नहीं है, लेकिन नहीं लेनी है क्योंकि पड़ोसी का बच्चा या किसी रिश्तेदार के बच्चे ने उसमें एडमिशन ले लिया मेडिकल स्कूल में, लेकिन तेरे को भी करना ही पड़ेगा, उसको पसंद हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता. इंडिपेंडेंट थिंकिंग और बच्चे के एप्टीट्यूड के हिसाब से
हम पेरेंट्स में एक बड़ी हीन भावना रहती है कि अगर हमारा बच्चा आर्ट्स में है तो इंप्रेशन खराब जाएगा, रिश्तेदारों में क्या कहेंगे, हमारे पड़ोसी क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। हमारा मेन फोकस हमेशा रहता है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। यहां पे ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं लोगों का क्या है, सोचे तो जो सोचे, हमने अपना देखना है, हमारा फील कैसे करता है। एक एग्जांपल देता हूं आपको, बड़ा सॉलिड। एक पेरेंट्स का मेरे को फोन आया कनाडा से। वो कहते जी हमारा बच्चा पिछले 4 साल से नशे में है और हम चाहते हैं आपसे इलाज करवाएं। मैंने कहा जी मैं कैलिफोर्निया में, आप वैंकूवर कनाडा में बैठे, आपको पता मेरे से कितनी दूर हुआ। जहाज में बैठ के भी आओगे तो 6-7 घंटे लगेंगे। और फिर क्या आपके शहर में, इतना बड़ा शहर है दिल्ली जितना बड़ा शहर आपका, उस शहर में कोई डॉक्टर नहीं है? कहता सर डॉक्टर तो है, लेकिन इंडियन डॉक्टर्स के पास हम जाना नहीं चाहते, गोरा हमें समझ नहीं पाएगा, इंडियन के पास। मैंने कहा क्यों नहीं जाना? कहते जी आपको पता ही है बच्चे की उम्र 22 साल है, समाज में बातें चलती है कि वो फलाने का लड़का आया था, इसकी तो सर अभी शादी भी नहीं हुई है, सर बदनामी हो जाएगी समाज में, सबको पता चल जाएगा। आप दूसरी कंट्री में बैठे हो, यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा कि हमारे बच्चे का इलाज चल रहा है। और मैंने कहा ये बच्चा कब से बीमार है? कहता जी 4 साल से नशे में है, लेकिन अभी किसी को पता नहीं है। अब मैंने उसको पेरेंट्स से मैंने बात की कि भैया आप एक बात बताओ, आपको इस बात की चिंता है कि लोग क्या कहेंगे पता चल गया तो, या इस बात की चिंता ये बच्चा कैसे ठीक हो? कहता सर बात तो ठीक है। मैंने कहा ना ठीक नहीं है बात, प्रॉब्लम आपकी है, पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। और मैंने कहा आपको क्या लगता है कि ये आपको छोड़ के, इसका अभी तक किसी को नहीं पता बाहर, इसका बच्चा 4 साल से नशे में है, आपको लगता है कि वो पेरेंट्स से सिवाय किसी को नहीं पता होगा? मैंने कहा आप सबसे आखिरी थे, माँ बाप सबसे आखिरी होता है जिसको पता लगता है बच्चे के बारे में, उससे पहले पूरी दुनिया को पता होता है इनका बच्चा क्या करता है, कोई कहता नहीं। मैंने कहा छोड़िए इस बात को, ये सिर्फ माइंड सेट। 10 साल का बच्चा अगर 3 दिन से लगातार रो रहा तो वो हमारे पास लेके आएगा माँ बाप उसको, किसी बच्चे को क्या दिक्कत है बताइए? हमारे यहाँ तो ऐसा कोई रिवाज ही नहीं। सो +2 के जो बच्चे यहाँ पे हैं वो बहुत ही इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते हैं, और वो अपने फैसले भी इस बात के लिए ले लेते हैं कई बार कि मुझे ये करना है, और पेरेंट्स उनको रोकते भी नहीं कि यू एक्सप्लोर। द अल्टीमेट गोल इज इफ यू बिकम हैप्पी यू लिव हैप्पी। इसमें भी खुश नहीं है और कोई 10,000 रुपए में भी खुश है। हैप्पीनेस एंड हाउ यू लिव अ बेटर लाइफ, एक अच्छी जिंदगी कैसे जी जा सकती है, इस चीज की ट्रेनिंग है बस, और कुछ नहीं। सो ये फर्क है जी यहाँ के बच्चों में और वहां के बच्चों में। Any other questions? Thank you, sir. बच्चों से या पेरेंट्स का कोई क्वेश्चन हो प्लीज वो भी देख लीजिए। और एक बात और मैं कहूंगा, जैसे आप कह रहे थे विदेशों की पढ़ाई, जैसे आप कहते हैं एक बच्चा है तो अमेरिका तो सारे नहीं जा सकते। अब ये क्या लॉजिक है कि एक बच्चा है तो वो बाहर नहीं जा सकता, और बाहर जाने का ये मतलब भी नहीं होता कि वो अमेरिका में ही सारी जिंदगी रहेगा। उसका मतलब ये भी होता है कि वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है, देखे तो सही भी वहां पे लोग क्या करते हैं। मैं अमेरिका में रहता हूं, इसका ये मतलब थोड़ा मेरा हिंदी ऐसे वास्ता चला गया। मैं इंडिया 2 बार आता हूं साल में, और जमीन से जुड़ के काम करना चाहते हो, कर रहे कितने सालों से। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं एक दिन भी मेरी लाइफ का मुझे ऐसे नहीं लगा कभी अमेरिका रहते 17 सालों में कि मैं कभी भारत से बाहर भी गया था। यही चीजें हैं कि माइंडसेट एक्सप्लोर करना चाहिए। दुनिया में कहीं भी जाओ आपको समझ आएगी और दिमाग खुलेगा, एक विजन डेवलप होता है, एक बहुत चीजें आगे डेवलप होती है, और लोग बहुत कुछ समझ में आएगा और बड़ा काम करेगा।
हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? बेटा और पर्सन किसी का है कोई पूछना चाहता है? No, no, this is. ओके देन, थैंक यू सो मच बच्चों, आपको बहुत बहुत प्यार, और सभी टीचर्स को, साहिबान को मेरी नमस्ते, एंड अगेन द एंटायर मैनेजमेंट कमेटी एंड directors. So I really appreciate your time and energy today, and thank you for doing whatever you are doing for these kids, and the parents keep directing, keep showing the path. That is wonderful, and I will say teachers are the nation builders, and I salute you. Thank you so much. I appreciate it. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। प्यारी प्यारी अंकित आपका फोन थोड़ा दूर कर लो। या तो इसका माइक ऑन कर दीजिए एक बार। हेलो, हेलो जी। डियर स्टूडेंट्स, अभी मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जसवीर लोहान को आपने सुना है। बड़ी प्यारी प्यारी और बड़ी ऐसी बातें बताई हैं जो आपकी इस एज ग्रुप को डेफिनेटली प्रभावित करती हैं। आपके पेरेंट्स ने भी सुना है कि भी इस एज ग्रुप में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपकी लाइफ को लेके, आपके कैरियर को लेके क्या क्या दिक्कतें आती हैं। इसके लिए हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि भी इतनी दूर से हमें इतना बिजी शेड्यूल रहता है इनका वहां पर, तो आप लोगों के लिए समय निकाला है, ये बहुत काबिल तारीफ है। हम डॉक्टर साहब के शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा उन्होंने बीइंग ए प्रेसिडेंट यारी इंटरनेशनल आपको एक कैरियर काउंसलिंग भी की उन्होंने, कि भी आजकल इंडिया में, हरियाणा में विशेष तौर पर बच्चे बाहर जाने का जुनून रखते हैं, कहीं बाहर पढ़ाई करके सेट होना चाहते हैं, पढ़ाई करके डॉलर में कमाई करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने घर परिवार की जो है ना उसको नाम रोशन करना चाहते हैं कि हम भी ऐसे काम करें। तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी एनजीओ जो है ना यारी इंटरनेशनल बखूबी इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। यहां से जो बच्चे जाते हैं हमारी एनजीओ के माध्यम से जाते हैं, लगभग 400-450 बच्चे जो है ना हमारी एनजीओ के माध्यम से डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में, भाई साहब रणवीर सिंह लोहान जी के मार्गदर्शन में अमेरिका आज बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारी एनजीओ जब यहां से बच्चा जाता है, हमारे वॉलेंटियर डॉक्टर साहब खुद भी जाते हैं, उनको एयरपोर्ट पर लेने के लिए जाते हैं, उनके रहने का प्रबंध करने के लिए उनकी मदद करते हैं, उनको काम दिलवाने के लिए उनको सपोर्ट करते हैं और लगातार उनके टच में रहते हैं। ऐसे कौन करता है भाई, कौन सी एनजीओ करती है। और भाई साहब से जुड़ने का मेरा यही मकसद है कि भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हम भी एजुकेशन लाइन में हैं। मैं भी 3 स्कूल का ओनर हूं। कहने का मतलब हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। एनजीओ से जुड़ के जरूरतमंद बच्चों के, जो गरीब बच्चे हैं, तक कोई पैसे वाला भी बच्चा है, पैसे वाला का मतलब ये नहीं कि वो अमेरिका जा सकता है, उसको सपोर्ट चाहिए होती है किसी न किसी की। और हमारी एनजीओ उस काम को बखूबी कर रही है, लोहान ब्रदर्स के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आप सबको कुछ पेज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, हमारी एनजीओ के कॉन्टेक्ट नंबर हैं। आपको किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत पड़े तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स को ये पेज आपने जाके शेयर करना है कि मम्मी पापा चाचा ताऊ दादा दादी जो भी हैं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके जो है ना मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच।